हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ये सब जो डाउट हैं वो आपको आज इस टॉपिक में क्लियर हो जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था एम्प्लॉइज की टेक केयर करने का, उनके वेलफेयर का, उसका रिप्लेसमेंट किसने कर दिया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने। अब एम्प्लॉइज के लिए एक अलग से बड़ा डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, और उसमें एम्प्लॉइज से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन वहां पे निकाला जाता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ी और क्यों पड़ी, किस तरह से यह है डेवलप हुआ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इट्स present form has evolved from a number of significant interrelated developments which date back to the era of industrial revolution। ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके अंदर जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट हुए उनकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट प्रेजेंस में आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रेजेंस में आया। Emergence of trade union movement led to the need of a person who could act as an effective link between the owner and workers। जब ट्रेड यूनियन मूवमेंट आया तो उसके आने से एक ऐसे आदमी की आवश्यकता महसूस हुई जो कि ओनर और वर्कर के बीच में एक इफेक्टिव लिंक का काम कर सके, जो इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स आए उनका सॉर्ट आउट कर सके। Thus the concept of labor welfare officer came into being। इस वजह से ओनर और वर्कर्स में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको दूर करने के लिए एक पोस्ट अस्तित्व में आई। वो क्या थी? लेबर वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट का कॉन्सेप्ट आया पहले स्टार्टिंग में। जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं था तब उससे पहले क्या था? लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स थे स्टार्टिंग में, जो कि ओनर और वर्कर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने का काम करते थे। दिस रोल वाज लिमिटेड टू द बेयर मिनिमम वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज। यह जो रोल था ये बहुत ही लिमिटेड रोल था। इसमें क्या होता था कि एम्प्लॉइज की जो वेलफेयर की एक्टिविटी होती थी उनके ऊपर वो काम करता था, लेकिन जो एम्प्लॉइज का वेलफेयर था वो बहुत ही उस पर कम फोकस किया जाता था। In fact, he was looked down by both the workers and the owners। इस वजह से जो वर्कर्स थे वो भी इस पोस्ट को पसंद नहीं करते थे और ना ही ओनर इसको पसंद करते थे। With the introduction of factory system, thousands of persons began to be employed under one roof। जब फैक्ट्री सिस्टम आया बहुत सारे एम्प्लॉइज एक ही छत के नीचे काम करने लगे। द जॉब ऑफ हायरिंग पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन टू वन मैन। तो फिर जो पीपल्स की हायरिंग की जो जॉब है वो ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन को दी गई कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉइज हायर करेंगे। हु लेटर ऑन वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। बाद में उस एम्प्लॉइज के रिक्रूटमेंट, उनके सिलेक्शन और उनके प्लेसमेंट के लिए की जो ड्यूटी है वो असाइन की गई। दिस लीड टू द इमरजेंस ऑफ पर्सनल ऑफिसर इन द फर्स्ट प्लेस एंड पर्सनल मैनेजर लेटर ऑन। और इसकी वजह से जैसे जो एम्प्लॉय अपॉइंट किया गया लोगों की हायरिंग के लिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट के लिए, कौन जो है अस्तित्व में आया? पर्सनल ऑफिसर। बाद में उसी को जो पर्सनल ऑफिसर थे उसी को बाद में पर्सनल मैनेजर कह के बुलाया गया। Human relations approach recognize human factor as the most important instrument of success in an organization। Human relations approach जो है उसने जाना कि जो human factor है वो किसी भी organization की सक्सेस के लिए बहुत ही important पार्ट है। Fast changing technological developments however necessitate new skill development and training of employees।
जब बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मीन्स नई नई टेक्नोलॉजी आई और फिर जो एम्प्लॉयज थे उनकी स्किल का डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक हो गया। मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर दिया लेकिन उसके पास वो स्किल नहीं है, वो उस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता है, तो उसके बाद में उसको स्किल को डेवलप करने के लिए काम किया गया, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी गई। तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो तीन जो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया और एम्प्लॉयज नई स्किल डेवलप करने के लिए की आवश्यकता महसूस होने लगी और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाने लगी। इसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हुआ। पीपल केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, पीपल्स को एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में जाना जाने लगा, विच कैन बी फर्दर डेवलप। बाद में उनका डेवलपमेंट भी किया गया। जो एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाते थे उनकी को एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज माना जाने लगा और फिर उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी काम किए जाने लगे। इससे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ। इंक्रीज इन स्कोप ऑफ द वर्क लीड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल मैनेजर विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। जब काम का जो स्कोप था वो बढ़ गया, मतलब कि बड़े लेवल पे काम किया जाने लगा, इसकी वजह से जो पर्सनल मैनेजर था उसका रिप्लेसमेंट किससे कर दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से। सबसे पहले लोगों के वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए लेबर वेलफेयर ऑफिसर आया, उसके बाद पर्सनल ऑफिसर आया, फिर उसके बाद पर्सनल मैनेजर आया। और जब और अधिक जो काम का एरिया जो है बहुत अधिक बढ़ गया तो उसके बाद पर्सनल मैनेजर की जगह किसने ले ली, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड विद द ह्यूमन एलिमेंट इन इंडस्ट्री एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल साइड ऑफ द एंटरप्राइज। और आप सभी ने यह ऑब्जर्व किया होगा जो पहलू हैं ये सारे ह्यूमन एलिमेंट से कंसर्न्ड हैं, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैकेनिकल साइड ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के मैकेनिकल साइड से सेपरेट है। Thus staffing is an inherent part of human resource management। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एज इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फाइंडिंग, इसमें जो प्रैक्टिस की जाती है वो फाइंडिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ए वर्किंग रिलेशनशिप विद पीपल फॉर ए पर्पज। इसमें लोगों के साथ, जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है, उनके साथ उनका इवैल्यूएशन किया जाता है और उनकी खोज की जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पज है वो अचीव हो सके। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट स्टाफिंग इज बोथ, यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि स्टाफिंग जो है दोनों काम करता है। ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट का एक फंक्शन भी है, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं कि स्टाफिंग जो है एक मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज ए डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, और यह मैनेजमेंट के लिए एक फंक्शनल एरिया की तरह भी काम करता है। जस्ट एज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट है। स्टाफिंग इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बोथ ए लाइन एज वेल एज ए स्टाफ एक्टिविटी। स्टाफिंग को हम दोनों कह सकते हैं, ए लाइन और एक स्टाफ एक्टिविटी। एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ द मैनेजर, स्टाफिंग जो है मैनेजर्स के लिए एक आवश्यक फंक्शन है। ये लाइन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है स्टाफिंग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मैनेजर के लिए, एज वेल एज एन एडवाइजरी रोल प्लेड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये फंक्शन है स्टाफिंग, यह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके लिए एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है। एडवाइजरी रोल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यह एडवाइस देता है कि
कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे, कहाँ उनको अपॉइंट करना है, किस तरह से उनका डेवलपमेंट करना है, किस तरह से उनकी स्किल डेवलप करनी है, किस तरह से ट्रेनिंग देनी है, ये सारी जो एडवाइस जो है यह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका डेवलपमेंट टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई उसके बाद में फैक्ट्रीज अराइज हुई और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी साइज जैसे जैसे बढ़ती गई और ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी के आने से भी इस डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।